हेलो एवरीवन, आज तक अपन ने पढ़ा है डायूरेटिक्स पार्ट टू में हमने लूप डायूरेटिक्स के यूजेस तक पढ़ा था। उसका एक यूज़ और है जो है हाइपर कैल्सीमिया में इसका यूज़ होता है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो लूप डायूरेटिक्स क्या करती हैं कि ये ब्लड से कैल्शियम को किडनी में अट्रैक्ट करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करती हैं। इसीलिए लूप डायूरेटिक्स का यूज़ हाइपर कैल्सीमिया में यूज़ करते हैं। इसको सीधा सा याद रख सकते हैं, जैसे एल से लूजेस, लूप लूजेस कैल्शियम, यानी लूप डायूरेटिक्स लूजेस कैल्शियम यूज इन हाइपर कैल्सीमिया। अब नेक्स्ट डायूरेटिक्स आती है थायाजाइड्स। थायाजाइड्स क्या होती हैं, कहाँ पर काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। थायाजाइड्स जो होती हैं ये ऐसी डायूरेटिक्स होती हैं जो नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट पर काम करती हैं। ये जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर होता है जिससे सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये थायाजाइड्स यहाँ पे वर्क करके इसको ब्लॉक कर देती हैं जिससे सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है और इन आयंस का यूरिन में फ्लो बढ़ जाता है और ये एक्सक्रीशन में इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं जिससे कि वाटर, सोडियम क्लोराइड जैसे आयंस यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। सीधा सा इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे कि ये क्या क्या काम करती हैं और कहाँ करती हैं। जैसे एक्ट्स ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करती हैं, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करती हैं। इनहिबिट्स सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, यानी कौन कौन सी थायाजाइड्स होती हैं, इनको सीधा से याद रख सकते हैं। इनके नाम के पीछे थायाजाइड लगा होगा, जैसे मीथायाजाइड, पॉलीथियाजाइड और क्लोरथियाजाइड। इनको लिख लेते हैं। मीथियाजाइड, दूसरी होगी पॉलीथियाजाइड, थर्ड होगी क्लोरथियाजाइड। दो ड्रग और हैं जो थायाजाइड्स डायूरेटिक्स की तरह ही काम करती हैं जिनके नाम हैं इंडिपामाइड और जीपामाइड। लिख देते हैं इंडिपामाइड और सेकंड है जीपामाइड। ये दोनों ड्रग्स थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स होती हैं। जैसे कि मीथियाजाइड, पॉलीथियाजाइड, क्लोरथियाजाइड की तरह ही दो ड्रग और होती हैं जो थायाजाइड लाइक ड्रग्स डायूरेटिक्स की तरह काम करती हैं। उनके नाम हैं इंडिपामाइड और जीपामाइड। ये लूप डायूरेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा था कि लूप डायूरेटिक्स और थायाजाइड्स दोनों, इनके कॉमन क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। ये दोनों सोडियम का लॉस करवाती हैं, ये हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाती हैं। पोटेशियम का भी लॉस करवाती हैं, इसलिए ये क्या करवाएंगी, हाइपोकैलीमिया। मैग्नीशियम का भी लॉस करवाती हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया कोज करवाएंगी। हाइड्रोजन आयन का भी लॉस करवाती हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया। और इसके साथ साथ ग्लूकोज को रिटेन करवाती हैं या ग्लूकोज का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ यूरिक एसिड को भी रिटेन करती हैं, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, हाइपर यूरिसीमिया होगी। और लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपर लिपिडीमिया। यानी कि ये ग्लूकोज, यूरिक एसिड और लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं जबकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम करती हैं। ये इनका फंक्शन होता है लूप डायूरेटिक्स और थायाजाइड्स का। लेकिन ध्यान रखना, कैल्शियम का लॉस करवाती हैं कौन, लूप डायूरेटिक्स। लेकिन जो थायाजाइड्स होती हैं ये लूप डायूरेटिक्स के अपोजिट काम करती हैं। थायाजाइड्स कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। यहाँ चलो यहीं लिख देते हैं, थायाजाइड्स कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मतलब ये किडनी की तरफ कैल्शियम को आने से ही रोकती हैं। जैसे ये ब्लड में कैल्शियम है
तो ये थायाजाइड्स क्या करेंगी, कैल्शियम को किडनी में आने से रोकेंगे, ठीक है, थायाजाइड्स। जबकि लूप डायूरेटिक्स क्या कर रही थी, कैल्शियम को ब्लड से ले रही थी मैक्सिमम और यूरिन के थ्रू पास आउट कर रही थी, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा था। जबकि ये क्या करवा रही है, थायाजाइड्स कैल्शियम का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ा रही है, यानी किडनी में कैल्शियम का आना ही कम कर रही है। तो एक क्वेश्चन है कि कौन सी डायूरेटिक होगी जो रिकरेंट रीनल स्टोन्स में प्रीफर करेंगे, थायाजाइड या लूप डायूरेटिक्स, सोचना। थायाजाइड नहीं या लूप डायूरेटिक्स नहीं, इसका आंसर रहेगा थायाजाइड्स। बिकॉज देखो, थायाजाइड्स कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में तो बढ़ा रही हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये किडनी में कैल्शियम के आने को रोक रही है, यानी कि किडनी के अंदर कैल्शियम कम आएगा तो रीनल स्टोन्स कम बनेंगे। जबकि लूप डायूरेटिक्स में क्या हो रहा था कि वो ब्लड कैल्शियम लेवल तो कम कर रही थी, लेकिन ब्लड में कैल्शियम का फ्लो किडनी में हो रहा था, यानी किडनी में मैक्सिमम कैल्शियम आ रहा था, चाहे वो उसको एक्सक्रीट करे कुछ भी करे, लेकिन किडनी में कैल्शियम कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था ऑलराउंडर, इसीलिए वो रीनल स्टोन्स को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। कौन सी, लूप डायूरेटिक्स। जबकि थायाजाइड्स कैल्शियम के आने को रोक रही हैं, ऐसे याद रखेंगे, जिससे कि ये रीनल स्टोन्स को कोज होने को रोकती हैं। कौन, थायाजाइड्स, याद रखने हैं। डायूरेटिक प्रिफर्ड इन रिकरेंट रीनल स्टोन्स, कौन सी, थायाजाइड्स। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन थायाजाइड्स के यूज पे। थायाजाइड्स के क्या क्या यूज होंगे। यूज ऑफ थायाजाइड्स। थायाजाइड्स का यूज, एक तो सबसे बड़ा ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में होता है इनका यूज हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में। दूसरा इनका यूज होगा एडिमा में। थर्ड इनका होगा, अभी अपन ने पढ़ा, रिकरेंट रीनल कैल्शियम स्टोन्स और ब्रोमाइड और आयोडाइड, जैसे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड पॉइजनिंग में भी थायाजाइड्स का काम आते हैं। बिकॉज ये सोडियम और क्लोराइड पंप को क्या कर रही थी, इनहिबिट कर रही थी। जैसे देखो, सोडियम और क्लोराइड सिम्पोल्टर को क्या कर रही थी, इनहिबिट कर रही थी, तो ये ब्रोमाइड और आयोडाइड को भी इनहिबिट करेंगी, जिससे उनका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, तो उनकी पॉइजनिंग कम कर सकती हैं ये। इसके अलावा इनका यूज ओस्टियोपोरोसिस में भी होता है। ओस्टियोपोरोसिस, बिकॉज कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहे हैं ये थायाजाइड्स, जबकि लूप डायूरेटिक्स उनका बढ़ा रही थी। और इनका डायबिटीज इंसिपिडस में भी यूज होता है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, देखो, जब देखो डायबिटीज इंसिपिडस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है एडीएच, मानो कि इसकी कंसंट्रेशन ही कम हो, मानो कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि एडीएच बन ही कम रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जिससे क्या होगा, डायूरेसिस बहुत ज़्यादा होगी, तो उस डायबिटीज इंसिपिडस होगा, और उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा ये होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस में बन रहा है और सिक्रीट हो रहा है, ये सब आ रहा है, लेकिन रीनल कोजेज हो रहे हैं, कुछ रीनल कोजेज हैं, क्या हैं, रीनल कोजेज, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो बन रहा है, लेकिन रीनल कोजेज यानी रिसेप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, या रिसेप्टर उसको बाइंड नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही कम बन रहा है, तो उसका इलाज होता है, डेस्मोप्रेशन दिया जाता है उसको। क्या दिया जाता है, डेस्मोप्रेशन। डेस्मोप्रेशन क्या होता है कि ये
बेटर वर्जन ऑफ एडीएच होता है, यानी एक तरह से सिंथेटिक एडीएच मान सकते हो उसको। क्या बोलेंगे उसको? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस वाले मरीज को दिया जाएगा। जबकि जब नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हो जाए तो उस पेशेंट को थायाजाइड्स दिए जाएंगे। ये थायाजाइड्स क्या करती हैं? देखो, जब डायबिटिक इंसिपिडस वाला पेशेंट होता है वो पर डे 100 से 200 लीटर यूरिन का एक्सक्रीशन करता है। डायबिटिक इंसिपिडस में कितना करता है? यूरिन बढ़ जाता है आउटफ्लो, और 100 लीटर से 200 लीटर तक उसका आउटफ्लो होता है। अब उसकी प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज उसका वाटर लॉस मैक्सिमम हो रहा है, तो प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी उस पेशेंट की। जब प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए अपनी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलती हैं, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस एडीएच का सिक्रीशन बढ़ा देगा और थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये दोनों के दोनों क्या करवाएंगे? 100 से 200 लीटर तक यूरिन का आउटफ्लो को कंपनसेट करेंगे। लेकिन अपनी जो थायाजाइड्स है ये क्या करेंगी? ये क्या करती हैं? ये उस यूरिन को कंसंट्रेट करेंगी। कैसे कंसंट्रेट करेंगी? आपको पता है थायाजाइड्स कहाँ पे काम करती हैं? थायाजाइड्स वर्क करती हैं डीसीटी पे, और इसी को कोर्टिकल डायल्यूटिंग सेगमेंट भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइल्यूशन होता है यूरिन का। अब यहाँ पे ये डाइल्यूशन को क्या कर रही है? इनिबिट कर रही है। तो जहाँ पे 100 से 200 लीटर यूरिन बन रहा था पर डे, उसकी जगह ये क्या करते हैं? थायाजाइड्स क्या करेंगी? कंसंट्रेटेड यूरिन आउटफ्लो करेंगी, जिससे 100 से 200 की जगह कितना हो जाएगा? 2 से 3 लीटर। हालांकि ज़्यादा है लेकिन उससे तो बहुत कम है। अब 2 से 3 लीटर हो जाएगा तो इसकी तुलना में क्या हुआ? प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी कम होगी तो उसका थर्स्ट सेंटर क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। अब थर्स्ट सेंटर सप्रेस हो जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थर्ड सेंटर सप्रेस होगा तो कम से कम पानी पिएगा, कम पानी पिएगा तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा। इसी प्रकार से थायाजाइड्स डायबिटीज इंसिपिडस में भी काम आती हैं। नेक्स्ट डायूरेटिक्स होंगी अपनी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, डायूरेटिक नंबर 5 पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ये क्या करती हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती हैं। कहाँ पे काम करती हैं? एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती हैं। जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट की सेल है, कलेक्टिंग डक्ट, और ये आपकी ल्यूमेन मान सकते हो, और इधर ब्लड वेसल। ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, ठीक, और यहाँ पे आपके 3 पंप होंगे। एक होगा सोडियम के लिए, और एक होगा पोटेशियम के लिए, और एक होगा आपका हाइड्रोजन के लिए। और इसमें सबसे मेन यानी मास्टर जो होगा वो होगा सोडियम वाला, बिकॉज जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा इसके थ्रू, तभी ये दोनों एक्टिवेट होंगे। यानी जितना सोडियम अंदर आएगा उनके बराबर ये दोनों उसका भरपाई करेंगे। मतलब जितना सोडियम आएगा उसके बदले ये सेल बाहर की तरफ पोटेशियम और हाइड्रोजन को फेंकेंगे। ठीक है। और यहाँ पे होता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन इन तीनों पे कमांड करता है।
इन तीनों पे कमांड करता है। ठीक है, अब अपने पास जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो होती हैं ये दो काम करती हैं। एक तो होते हैं इसको इनिबिट करें यानी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को, और दूसरी जो होती हैं वो जो सोडियम चैनल होते हैं उनको इनिबिट करें। यानी एल्डोस्टेरोन को इनिबिट करेंगी तो वो तीनों को इनिबिट कर देगा, जब सोडियम चैनल को इनिबिट करेंगी तो भी ये तीनों को इनिबिट कर देगी। इस प्रकार से पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स काम करते हैं। इनका नाम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसलिए है बिकॉज सभी डायूरेटिक्स हाइपोकैलीमिया कोज करती हैं, जबकि ये वाली डायूरेटिक्स पोटेशियम का इंक्रीजमेंट करती हैं ब्लड में। मतलब जब पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम होगा तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, तो इसीलिए ये वाली डायूरेटिक्स पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहलाती है। ठीक है, ये वाली ड्रग्स ये कौन कौन सी ड्रग्स होंगी, जैसे कि जल्दी से बताते हैं, इनको सीधा से याद रख सकते हैं। जैसे कि पहले लिख लेते हैं, जो एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स होंगी और दूसरी जो होंगी एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। जो एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स होंगी और जो एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स होंगी, इनको याद रखेंगे जैसे SEAT सीट, जैसे SEAT। ठीक है, तो एस से अपन बोल सकते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। E फॉर एप्लिनो, एप्लीरोनोन। S फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन, E फॉर एप्लीरोनोन, A फॉर एमाइलोराइड, और T फॉर ट्राइमटेरिन, चल नहीं रहा ढंग से, TRIMTERIN। स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लीरोनोन, एमाइलोराइड और ट्राइमटेरिन। ठीक है, ये आपकी ये वाली एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स और ये वाली एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स, ये आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होती हैं। ये ड्रग्स करती क्या क्या हैं, ये करती हैं सोडियम और वाटर का लॉस, इसलिए इनको ये क्या हुआ, इनका वर्क डायूरेसिस। पोटेशियम का इंक्रीजमेंट, मतलब ये इनका स्पेशल वर्क है। हाइपर कैलीमिया, और हाइड्रोजन आयन को भी इंक्रीज कर रही हैं। जैसे कि जब इसको इनहिबिट करेंगे तो पोटेशियम और हाइड्रोजन दोनों रुक जाएंगे अंदर, तो हाइड्रोजन आयन का भी इंक्रीजमेंट होगा, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, देखो सभी डायूरेटिक्स जो होती है ना वो ल्यूमेन की साइड से एक्ट करती है, जबकि जो ये एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स जो होंगी ये कौन सी साइड से काम करेंगी, बेसोलैटरल साइड से काम करेंगी, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये गायनोकोमस्टिया कोज करता है, जबकि एप्लीरोनोन जो है ये गायनोकोमस्टिया कोज नहीं करता है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कोज गायनोकोमस्टिया, ये गायनोकोमस्टिया कोज करता है, जबकि ये गायनोकोमस्टिया कोज नहीं करता है। ये गायनोकोमस्टिया कोज नहीं करता है, जबकि ये गायनोकोमस्टिया कोज करता है।
चलो उस लाइन को भी लिख देते हैं। ऑल डायूरेटिक्स वर्क फ्रॉम luminal side except aldosterone antagonist work from basolateral side। ठीक है, यानी सभी डायरेटिक्स लुमिनर साइड से काम करती हैं, जबकि अपना जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होंगी ये सब बेसोलेटरल साइड से काम करेंगी। ठीक है, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होती हैं इनके यूजेज के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। यूजेज, ये पहला इनका यूज होगा कॉन्स सिंड्रोम में। किसमें? कॉन्स सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम में इसका यूज होता है? कौन सिंड्रोम में ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम आती हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती हैं, इसलिए इनका ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सिंड्रोम में इसका यूज कैसे होता है? बिकॉज ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती हैं। कौन सी? स्पाइरोनोलैक्टोन स्पेशली, और स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिनोलोन दोनों ही होती हैं। तो ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होने के कारण कौन सिंड्रोम में काम आती है? बिकॉज कौन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? हाइपर एल्डोस्टेरोनीमिया हो जाता है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज होते हैं। DOCR एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स। दूसरा इनका यूज होगा इडीमा इन सिरोसिस। इडीमा इन सिरोसिस, वही सेम ड्रग ऑफ चॉइस आर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तीसरा इनका यूज होगा प्रिवेंट हाइपोकैलीमिया। बिकॉज अदर डायूरेटिक्स जो होती हैं वो हाइपोकैलीमिया कोज करती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं उससे। यानी अदर डायूरेटिक्स देंगे तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी दे देंगे तो उससे हाइपोकैलीमिया कोज नहीं होगा। प्रिवेंट हाइपोकैलीमिया caused by other diuretics। फोर्थ इनका होगा क्रोनिक हार्ट फेल्योर। क्रोनिक हार्ट फेल्योर में क्या होता है? आगे जाके लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है, बिकॉज वहाँ एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का वहाँ भी यूज होता है। यानी क्रोनिक हार्ट फेल्योर में भी इसका यूज हो गया। फिफ्थ तो इसका यूज होगा रेजिस्टेंट हाइपर टेंशन में, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हो जाता है। बिकॉज रेजिस्टेंस हाइपर टेंशन में क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन का वहाँ भी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स क्या करती हैं? वो एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती हैं। तो ये रेजिस्टेंट हाइपर टेंशन में भी काम आ जाती हैं। वही ड्रग ऑफ चॉइस इडीमा इन सिरोसिस, कॉन सिंड्रोम और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस आर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। Thank you so much.